हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओलिगोसैकेराइड्स के ऊपर। अभी हमने मोनोसैकेराइड के पूरे पोर्शन को खत्म कर लिया है एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चलिए आज हम ओलिगोसैकेराइड्स को पढ़ते हैं एंड इसे भी खत्म करते हैं। चलो गाइस, अब हम पढ़ते हैं ओलिगोसैकेराइड्स को। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, क्योंकि काफी कुछ जानने को मिलेगा। ये सारी इमेजेस अभी हम आगे समझेंगे कि किनका क्या यूज है। ओके, अब हमारे सामने फर्स्ट पेज आ गया जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं ओलिगोसैकेराइड को। तो oligosaccharides is made of 2 to 10 sugar units or up to 20 sugar units. These sugar units are joined by glycosidic bonds, and if a carbohydrate contains more than 20 sugar units, it is called a polysaccharide, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ओलिगोसैकेराइड्स क्या हैं? जो मोनोसैकेराइड्स के बाद में आते हैं, यानी कि 2 to 10 कार्बन के बीच में और 20 शुगर यूनिट्स तक भी जा सकते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। और जहां कार्बोहाइड्रेट में 20 शुगर यूनिट से ज्यादा यूनिट है, उसे हम बोलेंगे पॉलीसैकेराइड। अच्छा, शुगर यूनिट किससे ज्वाइन होती हैं? आई होप आपको याद होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हम उसे बोलते हैं। अच्छा, डाइसैकेराइड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स मेड ऑफ टू मोनोसैकेराइड यूनिट्स लिंक्ड टुगेदर। एक मॉलिक्यूल है जिसमें 3 मोनोसैकेराइड होते हैं, वो ट्राइसैकेराइड कहलाता है। और वहीं पर जिसमें 4 से 10 शुगर यूनिट होते हैं, उसे ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं, यानी कि जनरल नेम। बट उसे हम टेट्रा, पेंटा और हेक्सासैकेराइड भी बोल सकते हैं, अगर हमें उसका स्पेसिफिक नेम बताना होगा। दीज शुगर यूनिट्स में बी अरेंज्ड इन लीनियर और ब्रांच फॉर्म। अच्छा, शुगर यूनिट्स क्या है कि अभी तक हमने तो लीनियर पढ़ा था, है ना? अभी हम देखेंगे शुगर यूनिट्स का अरेंजमेंट और भी अलग फॉर्म में, ब्रांच फॉर्म में। ओनली अ फ्यू ओलिगोसैकेराइड्स अकर नेचुरली, मोस्ट आर फॉर्म्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। फाइन। जो ओलिगोसैकेराइड्स है वो हमारे नेचुरली बहुत कम अकर करते हैं, मतलब प्रेजेंट होते हैं। तो ये फॉर्म होते हैं बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग में कुछ कमरे होते हैं, तो कुछ कमरे हमारे ओलिगोसैकेराइड हो गए और बहुत बड़ी बिल्डिंग पॉलीसैकेराइड हो गई। ठीक है। द शुगर यूनिट्स आर कनेक्टेड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स which can be broken by water, acidic condition, heat or specific enzyme called glycosidases। कुछ स्पेसिफिक एंजाइम जैसे कि ग्लाइकोसिडेसिस, एसिडिक कंडीशंस और वाटर हीट के थ्रू हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को ब्रेक कर सकते हैं, जो शुगर यूनिट्स आपस में कनेक्टेड थी, और उसके थ्रू हम ओलिगोसैकेराइड्स को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ओहो, माल्टोस। सबसे पहला हमारे पास ओलिगोसैकेराइड आया है, इज अ डाइसैकेराइड। Maltose is an example of disaccharide. It has a reducing end, usually shown on the right side of the molecule, which contains a free aldehyde group. Because of this, maltose is a reducing sugar. अच्छा, यहाँ तक आपको कुछ समझ आया? क्यों माल्टोस को एक रिड्यूसिंग शुगर बोल रहे हैं? क्योंकि माल्टोस के पास एक एनोमेरिक कार्बन पे हमारा रिड्यूसिंग एंड अटैच्ड है, दैट इज OH, एंड दैट OH इज अ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप which makes this maltose structure reducing sugar. So आपको याद रहेगा कि maltose एक reducing sugar है। In solution, the reducing end exists in equilibrium between the alpha and beta forms of a six-membered pyranose ring. तो सॉल्यूशन के अंदर जो रिड्यूसिंग एंड है वो एग्जिस्ट करता है हमारा अल्फा और बीटा फॉर्म्स में। अच्छा, आपको अल्फा और बीटा फॉर्म्स आई होप याद होंगी। अल्फा फॉर्म में क्या हो रहा था, याद है? अल्फा फॉर्म में हमारा जो OH था वो नीचे की तरफ था, एंड वहीं बीटा फॉर्म में हमारा जो OH था वो बॉन्ड ऊपर की तरफ था। इधर की बात कर रहा हूँ, तो जैसे OH यहाँ लग गया तो ये हो गया बीटा फॉर्म, एंड अगर मुझे अल्फा बताना है तो अल्फा विल बी लाइक दिस। फाइन, आई होप आपको याद आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो इसमें दो ग्लूकोज की यूनिट्स होती हैं जो कि आपस में ज्वाइंट होती हैं थ्रू अल्फा 1,4 या 1-4। अल्फा 1-4 लिखो आप, या चाहे अल्फा 1,4 लिखिए, बात एक ही है। सो अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1-4 हमारे पास यहाँ पर बॉन्डिंग हो रही है। देखो कैसे, ये तो फर्स्ट कार्बन हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, है ना? और इधर पर देखो, ये भी रिंग के बगल वाला कार्बन, ओ के बगल वाला, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर अल्फा का फर्स्ट पोजीशन और सेकंड ग्लूकोज का फोर्थ पोजीशन, इसलिए अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड माल्टोज के अंदर फॉर्म होता है। आई होप अल्फा 1,4 आपको समझ आया होगा।
आगे बढ़ते हैं। माल्टोस इज प्रोड्यूस्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च यूजिंग द एंजाइम बीटा एमाइलेज। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं इससे डायरेक्ट, कि जो माल्टोस है वो हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो माल्टोस को प्रोड्यूस करने का तरीका है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च यूजिंग द एंजाइम बीटा एमाइलेज। फाइन, याद रखना है बीटा एमाइलेज एंजाइम। इट अकर्स रेयरली इन नेचर एंड इज फाउंड मेनली इन प्लांट्स ड्यूरिंग पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च। सो नेचर में ये रेयरली अकर करता है और प्लांट्स के अंदर ज्यादा फाउंड होता है। ठीक है, कब? ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च, पार्शियल ब्रेकडाउन जब हो जाता है स्टार्च का, तब हमें माल्टोस देखने को मिलता है। अब माल्टोस जो है वो फॉर्म होता है ड्यूरिंग माल्टिंग ऑफ ग्रेन्स, स्पेशली बार्ले, एंड इज प्रोड्यूस्ड कॉमर्शियली बाय एंजाइम कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च यूजिंग बीटा एमाइलेज फ्रॉम बैसिलस स्पेसीज स्पेसीज और प्लांट सोर्सेज सच एज बार्ले, सोयाबीन और स्वीट पोटैटो। कुछ ज्यादा ही हो गया। तो माल्टोस को फॉर्म करने के लिए एक, अगर हमें ग्रेन्स के थ्रू लेना है तो एक प्रोसेस होता है माल्टिंग। आई होप आपको माल्टिंग प्रोसेस पता होगा। तो बार्ले के ऊपर माल्टिंग प्रोसेस होता है, अगर आपको नहीं पता है तो हम इसमें भी डिस्कशन करेंगे बाद में। ठीक है, माल्टिंग आपने सुना होगा, आई होप। बियर, अगर आपने टर्म सुना है, उसके ऊपर आपने पढ़ाई करी है कि कैसे बियर मैन्युफैक्चर होती है, तो वहां पर माल्टिंग एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल स्टेप होता है। ठीक है, एंड इज प्रोड्यूस कमर्शियली बाय एंजाइम कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, जो कि अभी हमने पढ़ा बीटा एमाइलेज के थ्रू। कहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट है? बार्ले, सोयाबीन और स्वीट पोटैटो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, maltose is used in small amounts as a mild sweetener in foods. So maltose का यूज हम स्मॉल अमाउंट में करते हैं एज अ माइल्ड स्वीटनर इन फूड्स। आई होप इट कैन ऑल्सो बी रिड्यूस टू माल्टिटोल विच इज यूज्ड इन शुगर फ्री चॉकलेट। सो आई होप मैं इसलिए बोल रहा था कि आपको याद होगा कि हमारा जो ग्लूकोज था वो ग्लूकीटॉल में कन्वर्ट हो रहा था, जो हमारा जाइलोस था वो सिलिटॉल में कन्वर्ट हो रहा था, जो डी मैनोस था वो मैनिटॉल में कन्वर्ट हो रहा था। तो ये कैसे हो रहा था? उसके पीछे रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स हो रहा था बाय हाइड्रोजनेशन। आई होप आपको पिछला लेक्चर याद हो। तो वहीं पर अगर हम माल्टोज को रिड्यूस कर देंगे तो वो माल्टिटॉल में रिड्यूस हो जाएगा, जो कि यूज होता है हमारा शुगर फ्री चॉकलेट्स में। फाइन, अब हम अपने नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं, विच इज लैक्टोज। सो लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड फाउंड इन मिल्क, मेनली इन फ्री फॉर्म एंड टू स्मॉल एक्सटेंट एज पार्ट ऑफ द लार्जर oligosaccharides. The amount of lactose in milk varies from 2 to 8.5% depending on the mammalian source. So अब हम लैक्टोज पर आ चुके हैं। लैक्टोज डाइसैकेराइड ही है, बट ये मिल्क में फाउंड होता है और फ्री फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है मिल्क के अंदर, और कुछ छोटा सा एक्सटेंट इसका पार्ट जो होता है वो लार्जर ओलिगोसैकेराइड के साथ होता है। द अमाउंट ऑफ लैक्टोज इन मिल्क वेरीज फ्रॉम 2 to 8.5% डिपेंडिंग ऑन द मैमेलियन सोर्स। सो लैक्टोज का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो वेरी करता है मिल्क में फ्रॉम 2 to 8.5%। फाइन, अच्छा। सो while human milk, cow and goat milk contain 4.5 to 4.8% lactose, while human milk contain about 7% lactose. Lactose is the main carbohydrate that provides energy for developing mammals. So एक काम की बात कह सकते हैं कि काउस और गोट मिल्क में 4.5 to 4.8% लैक्टोज है, और वहीं ह्यूमन मिल्क में हमारे 7% लैक्टोज तक हो सकता है, क्योंकि लैक्टोज एक मेन कार्बोहाइड्रेट है जो कि प्रोवाइड करता है एनर्जी फॉर डेवलपिंग मैमल्स। फाइन, अच्छा, लैक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? लैक्टोज में एक गैलेक्टोज बॉन्ड होता है और एक ग्लूकोज बॉन्ड होता है। अच्छा, ये साइक्लिक फॉर्म है। आई होप आपको याद होगा, ये पायरेनोस रिंग है, ये भी हमारी पायरेनोस रिंग है। अच्छा, फ्यूरेनोस रिंग कौन सी होती है? कमेंट करते ना, आई होप आपको पता होगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर सर थोड़ी बॉन्डिंग डिफरेंट है, जैसी अभी हमने पिछले वाले में देखी थी, जो कि कुछ ऐसे थी सर। अभी यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सर है कुछ बॉन्डिंग ऐसे, जो कि काफी डिफरेंट है सर। बट हमें सर याद है कि OH अगर ऊपर के पोजीशन में है, बट ये ऑक्सीजन तो हमारा दूसरे का शुगर से एडिशन में है, तब तो हमारा सर कुछ नेमिंग बीटा से हो सकता है। आई होप आपको कुछ समझ आ रहा हो। सो चलो बीटा से हम इसकी नेमिंग कर दें। तो ये बीटा में क्या बनेगा? बीटा, ये तो फर्स्ट कार्बन, ठीक है, इस रिंग का देखो 1 2 3 4। सो ये हो गई हमारी बीटा 1/4। ठीक है, और या फिर बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं।
आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हुई होगी लैक्टोज के स्ट्रक्चर में। एंड लैक्टोज के बारे में पता चला होगा दैट goat and cow milk contain 4.5 to 4.8% lactose, while human milk contains about 7% lactose. मूविंग अहेड एंड अब बात करते हैं लैक्टोज के थोड़ा सा और डीपर पोर्शन पे। सो लैक्टोज इज कंज्यूम्ड थ्रू मिल्क एंड अदर अनफर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज आइस, क्रीम. Fermented dairy products like most yogurt and cheese contain less lactose because during fermentation most of the lactose is converted into lactic acid. यहाँ पर क्या बात हुई है? सो लैक्टोज हमारा मिल्क के थ्रू कंज्यूम होता है और कुछ अदर अनफर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स के थ्रू, जैसे कि आइसक्रीम में फर्मेंटेशन नहीं होता। सो फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? अगर आपको फर्मेंटेशन भी नहीं पता है तो हम इन फ्यूचर बात करेंगे उस पर भी। क्या? Fermented dairy products like yogurt and cheese contain less lactose because during fermentation much of the lactose is converted into lactic acid. बहुत सारा जो लैक्टोज होता है हमारा वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। सो लैक्टोज हमारा हेल्प करता है इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन में और रिटेंशन ऑफ कैल्शियम में, ठीक है। इट इज नॉट डाइजेस्टेड अंटिल इट रीचेस द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारी बॉडी में लैक्टोज को डाइजेस्ट होने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचना पड़ेगा, जहां पर एंजाइम लैक्टेज इज प्रेजेंट, ठीक है। लैक्टेज इज एन एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन विच ब्रेक्स डाउन द लैक्टोज इनटू the monosaccharides glucose and galactose, and these are then rapidly absorbed into the blood stream, ठीक है। लैक्टेज हमारा लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर देता है, लैक्टेज इज एंजाइम break down into the monosaccharides glucose and galactose which are then rapidly absorbed in the blood stream. ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जब लैक्टोज हमारा कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता है ड्यू टू लैक ऑफ द एंजाइम लैक्टेज, तो कई इंडिविजुअल्स की बॉडी में जो लैक्टेज एंजाइम है वो नहीं होता है, ठीक है। कंडीशन कॉल्ड लैक्टोज इंटॉलरेंस में अकर इन सम इंडिविजुअल, ठीक है। Some adult individual may not have this enzyme lactase in their small intestine, which can cause trouble due to undigested lactose remains in the small intestine where it draws water into the intestine by osmosis, causing abdominal bloating, cramps and discomfort. Fine. So जो अभी लैक्टोज इंटॉलरेंस की बात होती है वो उन इंडिविजुअल्स में होती है जिनके स्मॉल इंटेस्टाइन में लैक्टेज एंजाइम नहीं होता है, और जब लैक्टोज हमारा डाइजेस्ट नहीं होता है तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रह जाता है, जहां पर वो इंटेस्टाइन से वाटर ड्रॉ आउट कर लेता है, जिसकी वजह से हमें एब्डोमिनल ब्लोटिंग होती है, क्रैम्प्स आते हैं, डिस्कम्फर्ट होता है, ठीक है। सो इन सब का रीजन है लैक्टोज। अभी थोड़ा और बात करते हैं इसी पोर्शन पे। यस, सो द लैक्टोज देन passes into the large intestine, जहां पर ये होता है ferment by the bacteria to produce lactic acid. अब sugars are definitely going to ferment by the bacteria which will produce some acid or other sorts in acid, but the main acid which formed after fermentation of lactose, it is lactic acid. Along with the gases, some gases are also released. So these products increase fluid retention, lower the pH, and irritate the intestine, leading to diarrhea. So you all guys aware about diarrhea, है ना? You know what happens in our body. The intestine irritates, the pH is lowered inside the body, the fluid retention is increased. So what happens is this cause bloating and cramping and leads to diarrhea. ठीक है? So lactose intolerance usually does not appear in children before about 6 years of age. 6 ईयर से नीचे को जो बच्चे हैं उन पे जो हमारा लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो नहीं देखने को मिलता है। ये उम्र के साथ जब हम हमारी एज बढ़ती है तब लैक्टोज इंटॉलरेंस कुछ इंडिविजुअल्स में आ जाता है। वेज टू ओवरकम लैक्टेज डेफिशिएंसी। अच्छा, अब लेट से किसी की बॉडी में लैक्टेज नहीं है, बट क्या उन्हें मिल्क प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने को नहीं मिलेंगे? तो साइंस हैज सम वेज। सो फर्स्ट वे उन्होंने क्या निकाला कि फर्मेंटेशन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। फर्मेंटेशन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स क्या हुआ? जो लैक्टोज है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है नेचुरली ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, जैसे कि योगर्ट, कल्चर्ड बटर मिल्क। सो अगर हम लैक्टोज का कॉन्सेंट्रेशन ही एकदम कम कर दें फूड प्रोडक्ट्स में, तो हमारे जो इंडिविजुअल हैं जिनके अंदर बॉडी में लैक्टोज नहीं है, सॉरी लैक्टेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, वो आराम से डाइजेस्ट कर पाएंगे। रिड्यूस लैक्टोज मिल्क।
अच्छा, reduced lactose मिल गया. So lactase enzyme is added to milk. Lactose is partially broken down into glucose and galactose. Fine. Excessive breakdown makes milk taste sweeter. ऐसा मान लीजिए मिल्क के अंदर लैक्टोज होता है. अब हमने लैक्टेज एंजाइम ऐड कर दिया मिल्क में, तो वो ब्रेक डाउन कर देगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में. अब ये दोनों जब ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो टेस्ट हमारा और स्वीट होता जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बोथ आर काइंड ऑफ शुगर्स. सो एक्सेसिव ब्रेक डाउन मेक्स मिल्क taste sweeter. So therefore lactose is usually reduced only up to 70% as per the government limit. So what they are saying is, अगर हमें लैक्टोज को कम करना है तो हम 70% से ज्यादा कम ना करें. ठीक है, 70% तक हम कर सकते हैं, उससे ज्यादा ना करें, क्योंकि जो हमारा मिल्क है उसका टेस्ट और ज्यादा स्वीट हो जाएगा, जो कि एक अच्छा सेंस नहीं देगा मिल्क के प्रोडक्ट पे. सो नेक्स्ट क्या है, लैक्टेज सप्लीमेंटेशन. लैक्टेज इज द एंजाइम व्हिच इज आल्सो कॉल्ड बीटा गैलेक्टोसिडेज, इज कंज्यूम्ड अलोंग विद डेयरी प्रोडक्ट्स, helps digest lactose in lactose deficient individuals. अच्छा, आपने अगर ये पैकेट देखा, it is lactose free milk. It is how it will be formed? It will be formed by the beta galactosidase, which is consumed along with dairy products, help digest lactose in lactase deficient individual. Fine. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. आई होप आपको लैक्टोज फ्री मिल्क आपने देखा होगा, एंड साइंस के कुछ वेज देखे जिसकी वजह से जिनका यूज करके हम लैक्टोज जो कि हमारी बॉडी में इंटॉलरेंट है कुछ इंडिविजुअल्स, उनको ओवरकम कर सके. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ओहो, नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज सुक्रोज. सो वी हैव, अभी तक हमने कर लिया है माल्टोज एंड व्हाट, लैक्टोज. अब हम बात कर रहे हैं सुक्रोज के बारे में. सो सुक्रोज इज समथिंग विच यू डेफिनेटली न्यू. Sucrose is a disaccharide made of one alpha D glucose unit and one beta D fructose unit, linked head to head, reducing end to reducing end. Because of this linkage, sucrose has no free reducing end and is therefore classified as non-reducing sugar. So हमारा जो lactose है वो भी हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर नहीं, रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा रिड्यूसिंग एंड है वो एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करता है, जो कि रिड्यूसिंग एंड हो सकता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ओके, इसको इरेज कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं. द टू मेन कॉमर्शियल सोर्सेज ऑफ सुक्रोज आर शुगर केन एंड शुगर बीट. ये दोनों जो इमेजेस आपको दिख रही हैं, इन दोनों इमेजेस को बनाने का जो रीजन है वो यही है कि इन दोनों में सुक्रोज प्रेजेंट होता है. Sugar beet extract also contains raffinose, a trisaccharide formed by adding one galactose unit to sucrose, और एक स्टैकियोस भी होता है जो कि एक टेट्रासैक्राइड होता है, that contains two galactose units attached to sucrose. जैसे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको फिगर, सुक्रोज में क्या है हमारा अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट है और एक फ्रक्टोज यूनिट है. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसमें एक और गैलेक्टोज यूनिट ऐड कर दें, देन इट विल बी कन्वर्टेड टू रेफिनोस, एंड अगर हम इसी में एक और गैलेक्टोज यूनिट ऐड कर दें, देन इट विल बी कॉल्ड एज स्टैकियोस. सो आई होप आपको ये नाम याद रहेंगे, सुक्रोज, देन रेफिनोस एंड देन स्टैकियोस. फाइन. अच्छा, सुक्रोज के स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं. जैसे कि यहाँ बोला था कि कोई भी रिड्यूसिंग एंड नहीं है, सो डेफिनेटली यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एंड थे एनोमेरिक कार्बन वाले, ये दोनों तो आपस में ही ऑक्सीजन बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड हैं, यानी कि यहाँ पर कोई भी चेन ब्रेक नहीं हो सकती, और यहाँ पर कोई भी रिड्यूसिंग एंड ना होने की वजह से सुक्रोज को हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं. आई होप आपको क्लियर है. फाइन, आगे बढ़ते हैं. ओहो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है. सुक्रोज हैज अ स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ +66.5 डिग्री. अब ध्यान से सुनना थोड़ा, ठीक है. ऑप्टिकल रोटेशन का मतलब आपको पता होगा, एक प्लेन पोलराइज लाइट होती है जो कि काफी सीधी जा रही होती है, फिर वो कुछ एंगल में घूम जाती है ड्यू टू डिफरेंट कंपाउंड्स, एंड उसे ही हम बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन. जब सुक्रोज हमारा हाइड्रोलाइज होता है, इट प्रोड्यूसेस एन इक्वल मिक्सचर ऑफ डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज. जब हमारा सुक्रोज को हम हाइड्रोलाइज करते हैं, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, ओके, सो इट प्रोड्यूसेस एन इक्वल मिक्सचर ऑफ डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज,
which together shows a negative optical rotation minus 33.3 degree. Because of this change from positive to negative rotation, the process is called inversion and the product is known as invert sugar. So are you getting something here or not? इन्होंने ऐसे बोला है कि सुक्रोज का मान लेते हैं ऑप्टिकल रोटेशन इज 66.5 डिग्री एंड अब अगर हमने सुक्रोज को कर दिया हाइड्रोलाइज तो वो प्रोड्यूस करता है इक्वल मिक्सचर ऑफ डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज जो प्रोडक्ट होता है। अब ये प्रोडक्ट का जब हमने ऑप्टिकल रोटेशन निकाला तो डेट केम आउट माइनस 33.3 डिग्री। अब आप देखो डायरेक्ट पॉजिटिव से नेगेटिव साइन में चेंज होना, क्या ये सही चीज है? आ, नहीं, सही चीज तो नहीं है। लेकिन अगर जो पॉजिटिव से डायरेक्ट नेगेटिव में चेंज हो गया तो चीजें इन्वर्ट हुई है ना। तो इसी प्रोसेस को हम जो है इन्वर्जन बोलते हैं। बिकॉज ऑफ दिस चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव रोटेशन द प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन। अच्छा, इसमें जो पॉजिटिव साइन है और जो नेगेटिव साइन है इसके बारे में मुझे बताइएगा आप। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट इज नोन एज इन्वर्ट शुगर। तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हमने नेम दे दिया इन्वर्ट शुगर का। फाइन, आगे बढ़ते हैं। सुक्रोज एंड अदर स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स सच एज मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड एंड लो मॉलिक्यूलर वेट ओलिगोसैकेराइड बहुत ही ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं और हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक का मीनिंग आई होप आपको पता होगा, इट इज वाटर लविंग कंपाउंड्स। सो सुक्रोज और उससे भी छोटे कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ये सब लो मॉलिक्यूलर वेट ओलिगोसैकेराइड्स, ये सब हाइड्रोफिलिक होते हैं और सॉल्युबल होते हैं। दे कैन फॉर्म हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन विद हाई ऑस्मोलैलिटी, ऑस्मोलैलिटी like honey, which do not require preservatives. They can form highly concentrated solutions with high osmolality. Osmolality is nothing but the particles, the amount of particles present. So the more the number of monosaccharide or disaccharide, the more will be the osmolality. And like honey, it is very viscous, you know, it is highly concentrated. That's why it which do not require preservative. These carbohydrate solutions are used not only as sweeteners but also as preservatives and humectants. Since these carbohydrate solutions are not just sweet, they are not just having one single property, they also act as preservative and humectants. We have earlier studied about humectant. One humectant we have learned about. If you remember, please comment it down what humectant it was, what property it shows. So you all know humectant that they help retain moisture in foods. Fine. In carbohydrate solutions, some water is non-freezable. In carbohydrate solutions, some water is not freezable. When the free water freezes, the remaining solution becomes more concentrated. Its freezing point decreases and its viscosity increases. Eventually, the solution forms a glass-like solid where molecular movement is very limited. Because of this property, carbohydrates act as cryopectets, protecting food structure and texture from damage during freezing. ओहो, व्हाट सर, आपने क्या बता दिया, बहुत ज्यादा बड़ा पैराग्राफ था। तो अगर हम इसे समझे तो ऐसे समझ लो कि कार्बोहाइड्रेट के जो सॉल्यूशंस होते हैं उसमें कुछ वाटर नॉन फ्रीजेबल रहता है। मतलब क्या है सर, अगर हम वाटर को फ्रीज में रखेंगे इस सॉल्यूशन को, कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशन को, तो क्या पूरा पानी फ्रीज नहीं होगा? तो मैं बोलूंगा यस, पूरा पानी फ्रीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब आपने मान लो फ्रीजर में रखा वाटर को तो वाटर तो फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। बाकी रिमेनिंग सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो चुका होगा और विस्कोसिटी तो इंक्रीज हो ही रही है, क्योंकि जैसे जैसे वाटर हमारा बर्फ बनता जा रहा है अब जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का वो धीमे होता जा रहा है। इवेंचुअली द सॉल्यूशन फॉर्म्स अ ग्लास लाइक सॉलिड सिंस कार्बोहाइड्रेट्स हैव व्हाट हाइड्रोजन hydroxyl bonds which can form hydrogen bonds with water and can limit the molecular movement which causes because of this property carbohydrates act as cryopectants. So cryopectants which protect food structure and texture from damage during freezing. So it hinders the movement of water inside the solution, which cause protecting food structure and texture from damage. ठीक है, जब हम फ्रीज करते हैं तो फ्रीजिंग के दौरान हमारे आइस जो है वो फॉर्म हो रही होती है एंड आइस एक्सपेंड्स। अब आइस एक्सपेंड होगी तो वाटर के अंदर, और मान लेते हैं वाटर जिस कार्बोहाइड्रेट के साथ लिंक है वो भी एक्सपेंड होगा, वो भी एक्सपेंड होगा जब आइस हमारी फॉर्म होगी। तो इसीलिए जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं
वो हमारा एक ग्लास लाइक सॉलिड बना देते हैं, वो आइस नहीं बनाने देते हैं, जो कि इतना अच्छा बॉन्डिंग नहीं होता है एज कम्पेयर टू आइस। और इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स हमारे फूड स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करते हैं और टेक्सचर को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम डैमेज ड्यूरिंग फ्रीजिंग। अच्छा, ये जो ऑप्टिकल रोटेशन अभी हमने बताया था, इसका फिगर तो देखा ही नहीं था हमने। दैट इज पोलैरीमीटर। दिस डिवाइस इज यूज टू मेजर द ऑप्टिकल रोटेशन, जिसके बारे में और भी आप अपनी तरफ से पढ़िएगा। आई होप आपको सुक्रोज के बारे में समझ आया होगा, आपको इनवर्ट शुगर के बारे में समझ आया होगा, आपने समझा हाइड्रोफिलिक और सॉल्युबल कौन कौन से सुक्रोज और अदर स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये सिर्फ प्रिजर्वेटिव ही नहीं होते हैं, बल्कि ये ह्यूमेक्टेंट्स और स्वीटनर्स भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशन में कुछ वाटर नॉन फ्रीजिबल रहता है, जिसकी वजह से इन्हें हम क्रायोपेक्टेंट्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्ट करते हैं फूड के स्ट्रक्चर को और टेक्सचर को फ्रॉम डैमेज ड्यूरिंग फ्रीजिंग। फाइन, आगे बढ़ते हैं। Okay. In humans, sucrose is digested in the small intestine by the enzyme sucrase isomaltase, which breaks it into glucose and fructose. So we have seen the structure of sucrose. Same way, the lactose was digested in our small intestine by the enzyme lactase. Another way, the sucrose is also digested in the small intestine by the enzyme sucrase isomaltase, fine, which breaks it into glucose and fructose. These monosaccharides are then absorbed into the bloodstream and used for energy. The same thing happens with the lactose. These monosaccharides are then absorbed into the bloodstream and used for energy. Along with lactose and starch, sucrose is one of the three major carbohydrates humans can digest efficiently. So we have whatever we have studied till now, we know that lactose, starch, and sucrose is one of the three major carbohydrates human can digest efficiently. We haven't touched starch till yet, but in the next class we are going to study about this thing also. Now, sucralose is produced by replacing three hydroxyl groups of sucrose with chlorine atoms. Now we are talking something serious. This modification creates a high intensity sweetener, and the process also converts the original glucose unit of sucrose into galactose. What they are saying? So sucralose is something which is very sweet, high intensity sweetener we call. And what happens is the three hydroxyl groups of sucrose gets replaced by the chlorine atoms, and this forms sucralose. And the process also converts the original glucose unit of sucrose into galactose. Okay, now let's talk about our next topic, which is cyclodextrins. Cyclodextrins क्या है? Cyclodextrins are cyclic oligosaccharide made of alpha D glucose units linked 1 alpha 1-4 या 1,4 glycosidic bonds. They are produced from partially hydrolyzed starch by the enzyme cyclodextrin glucanotransferase (CGTS), which converts linear starch into cyclic molecule. So we all are seeing that maltose is getting by hydrolysis of starch, and even the cyclodextrins, which are cyclic oligosaccharides. You definitely know about, we have seen the linear oligosaccharides till yet, but now we are seeing cyclodextrins, which are cyclic oligosaccharides, which are made of alpha D glucose units linked by alpha 1,4 glycosidic bonds. They are produced from partially hydrolyzed starch. So the partially hydrolyzed starch is producing the cyclodextrins by the enzyme cyclodextrin glucanotransferase, which converts linear starch into cyclic molecules. So cyclodextrin contains 6, 7, or 8 glucose units known as alpha, beta, and gamma cyclodextrins respectively. Fine. इस लाइन का क्या मतलब था? सी साइक्लोडेक्सिन में 6, 7 और 8 ग्लूकोज यूनिट्स हैं, तो उन्हें हम अल्फा, बीटा एंड गामा बोलते हैं। अभी सर आपने अल्फा और बीटा बताया था, तो अल्फा और बीटा था सर जब हमारा एक तरफ जब एनोमेरिक कार्बन में OH बॉन्ड नीचे की तरफ है तो अल्फा था, एंड बीटा में जब वही एनोमेरिक कार्बन पे OH बॉन्ड ऊपर की तरफ है इट वाज बीटा। बट ध्यान रखना कि साइक्लोडेक्सिन में भी एक नेमिंग कन्वेंशन है, विच इज अल्फा, बीटा एंड गामा साइक्लोडेक्सिन्स। इसके बारे में आगे बात करते हैं। ये रहा तुम्हारा स्ट्रक्चर। All cyclodextrins have a hydrophilic outer surface and a hydrophobic inner cavity, which allows them to form inclusion complexes with non-polar molecules. Among them, beta cyclodextrin is the most commonly used due to its lower cost
and established application, while gamma cyclodextrin is the most water soluble and beta cyclodextrin is the least soluble. सर क्या सर पैराग्राफ पढ़ दिया आपने? नहीं, अभी हमने अल्फा साइक्लोडेक्सिन में क्या पढ़ा था? देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें हो गया 6 व्हाट? अल्फा ग्लूकोपाइरानोस। देखो जरा, हाँ, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स हमारे लिंक है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे जो पायरेनोस रिंग्स हैं ये सारी आपस में अल्फा 1,4 बॉन्ड्स के थ्रू लिंक्ड है। ठीक है, इसलिए हम इसे बोलते हैं अल्फा साइक्लोडेक्सिन, क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। बीटा साइक्लोडेक्सिन आपको समझ आया, जिसमें कि हमारे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसको 5 बना देते हैं। यहाँ पर है हमारे 7 पायरेनोस रिंग्स, तो उसे हम बोलते हैं बीटा साइक्लोडेक्सिन। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया हमारा गामा साइक्लोडेक्सिन। जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते गए अल्फा बीटा एंड गामा साइक्लोडेक्सिन बन गया। अच्छा, अब ऊपर की बात करें, स्ट्रक्चर समझ आ गया? ओके, ऑल साइक्लोडेक्सिन्स हैव अ हाइड्रोफिलिक आउटर सरफेस, क्योंकि जो साइक्लोडेक्सिन्स है उनकी आउटर सरफेस हाइड्रोफिलिक इसलिए होती है क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल बॉन्ड्स, हर जगह पर आपको हाइड्रोक्सिल बॉन्ड देखने को मिल जाएंगे जिनके बीच में कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दिखाई जा रही है ना। सो ये आपका हाइड्रोफिलिक एक्सटीरियर पार्ट है। यहाँ पर आपके OH बॉन्ड्स हर जगह पर फैले होते हैं, विच आर एबल टू like attract with water, which are able to react with water. And other side it is hydrophobic inner cavity inside, where our non-polar molecules can form inclusion complexes, where non-polar molecules can go and form complexes, among them beta cyclodextrin. Since all the OH groups are on the exterior side, there will be an hydrophilic outer surface, and other carbon and hydrogen bonds which are not so water attractive or hydrophilic, they will be called hydrophobic as compared to the hydrophilic outer hydroxyl bonds. So cyclodextrin is the most commonly used due to its lower cost and established application, while gamma cyclodextrin is the most water soluble and beta cyclodextrin is the least soluble. तो एक प्रॉपर्टी बताई गई है कि डेट गामा साइक्लोडेक्सिन इज द मोस्ट वाटर सॉल्युबल एंड बीटा साइक्लोडेक्सिन इज द लीस्ट सॉल्युबल। सो आई होप आपको ये पोर्शन भी समझ आया होगा साइक्लोडेक्सिन का। एंड ये जो हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इसे हम बकेट टाइप स्ट्रक्चर बोलते हैं। जो ये अरेंजमेंट है आपको जो 2D में दिख रहा है एक प्लेन पर, अगर हम इसे 3D में देखेंगे तो वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। फाइन, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और समझते हैं। आई होप आपको साइक्लोडेक्सिन तो समझ आया होगा, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक था जिसे समझना जरूरी था। क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि साइक्लोडेक्सिन का यूज कहाँ पर होता है? फ्लेवर इनकैप्सुलेशन। फ्लेवर इनकैप्सुलेशन का मतलब साइक्लोडेक्सिन कैन ट्रैप volatile flavor compounds such as vanilla and citrus oil inside their cavity. Since cyclodextrin act as a what coating material, you can say a coating material. Let's say you have a chocolate, and to pack a chocolate, there is a packing film outside. Same way, the cyclodextrins are working. They are acting as the coating material for the volatile flavor compounds, which are encapsulating, which are preventing the volatile flavor compounds to get disrupted or destructing. Meaning, they are helping the vanilla or citrus oil compounds, which will blow away by like if some heating is there or excessive like the temperature is raised, these will volatile flavor compounds will escape. To prevent this, the cyclodextrins are used, which encapsulate these volatile flavor compounds. This reduces flavor loss and provides controlled release, improving product stability. So cyclodextrins are used for the encapsulation part. In detail, we are going to study in some day in future. So definitely, if there is an issue with this topic, we will definitely read this chapter in future. Of flavor and odor masking. It's under the nutraceutical part, which we will cover in future.
Of flavor and odor masking, what it is? Cyclodextrins bind undesirable odors or bitter compounds. This helps in improving the overall taste and sensory quality of products. Fine, cyclodextrins help bind undesirable odors and bitter compounds. Let's say you have any bitter compound, है ना? You mix water in it. What happens? The bitter compound gets separated or dissolved in get diluted. So that diluted part you can eat or drink very easily. While if I give you a very bitter compound and just say that you should eat this bitter compound in one go, you will definitely not be able to do it. But if I take this piece of bitter compound in water and it gets diluted, you can easily drink that thing. So that is about cyclodextrins, which can bind undesirable colors, undesirable odors or bitter compounds. I don't know why I am saying color, but undesirable odors, it is the term. Cholesterol removal. In dairy products, cyclodextrins form complexes with cholesterol and help remove it. Dairy products contain cholesterol, which can be removed with the help of cyclodextrins, which form complexes with cholesterol and help remove it. This is useful in the production of low cholesterol food products. So you must have seen low cholesterol food products. So definitely there will be the uses of cholesterol will be there. Moving ahead, our class will be only till here because we have completed our portion. Like what we have completed now: maltose, sucrose, and lactose, and cyclodextrin. So four of the compounds we have covered in this class. And in the next class we are going to study about polysaccharide, and I hope आपको उसमें भी काफ़ी मज़ा आएगा। पॉलीसैकेराइड्स के सेक्शन में उसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। वहाँ पर एक स्टार्च का पोर्शन है जो कि बहुत बड़ा पोर्शन है, उसे भी अच्छे से समझेंगे। एंड इस क्लास में हमने ओलिगोसैकेराइड्स के पोर्शन को खत्म कर दिया है। एंड आई होप आपको ओलिगोसैकेराइड्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब आपको माल्टोस के बारे में पता है कि उसे रिड्यूसिंग शुगर क्यों बोलते हैं, आपको लैक्टोज के बारे में पता है उसे रिड्यूसिंग शुगर क्यों बोलते हैं, अब आपको ये पता है कि सुक्रोज एक रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता है। वाइल साइक्लोडेक्सिन के हमारे पास अल्फा बीटा गामा फॉर्म्स भी होती हैं, जो कि अब आपको पता है, जिसमें कि गामा फॉर्म हमारी बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होती है और बीटा फॉर्म हमारी लीस्ट सॉल्युबल होती है। साइक्लोडेक्सिन हमारा एज अ कोटिंग मटेरियल काम आता है ना। बिटर कंपाउंड्स का फ्लेवर जो है उसको बाइंड करने के काम आता है। हमारा कोलेस्ट्रॉल रिमूवल के काम आता है साइक्लोडेक्सिन। लैक्टोस हमारा जो इंटॉलरेंस होता है वो सब आपने देखा पोर्शन। सुक्रोज का पोर्शन देखा कि उसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग हो रही है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी। सेम वे माल्टोस भी हमने कवर किया। एंड आई होप आपको इस क्लास में मज़ा आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बहुत जल्द अच्छे टॉपिक के साथ, विच इज़ पॉलीसैकेराइड, एंड इस सीरीज को जल्द से जल्द हम खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।